अच्छा, कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टील लगता है वो आता कहाँ से है? देखिए, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की कहानी नहीं है, ये तो एक ग्लोबल पावर प्ले है। आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत अपने स्टील उद्योग की पूरी कहानी को कैसे फिर से लिख रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कानून बदल दिया और काम हो गया। नहीं, इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह समझिए, जिसके हर एक पुर्जे को एक ही साथ अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब, खदानों के नियमों से लेकर वो कच्चा माल फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा और तो और उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचा कैसे जाएगा, सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो फिर इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए एक काम करते हैं। हम 1 टन स्टील के सफर को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल जासूसों की तरह। जमीन के नीचे उसकी शुरुआत से लेकर ग्लोबल मार्केट में उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक हर एक कदम पर नजर रखेंगे। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। और स्टील की कहानी वो किसी चमकती हुई बिल्डिंग से नहीं बल्कि जमीन के नीचे गहरे अंधेरे से शुरू होती है। जी हां, ये सब शुरू होता है कच्चे माल से, यानी कि लॉ अयस्क, और उन कानूनों से जो ये तय करते हैं कि आखिर इसे जमीन से निकाल कौन सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? खेल के नियम। और ये नियम तय होते हैं खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, या जिसे हम एमएमडीआर एक्ट कहते हैं, उससे। आप इसे एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं। एक ऐसी रूल बुक जो पक्का करती है कि माइनिंग का जो भी काम हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और हाँ, एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाए। अब देखिए, माइनिंग शुरू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आता है टोही परमिट, जिससे आप जमीन का एक शुरुआती सर्वे करते हैं। फिर आता है पूर्वेक्षण लाइसेंस, जिससे ये कंफर्म होता है कि वहां असल में कितना रिजर्व है। और आखिर में मिलता है खनन पट्टा, यानी खुदाई करने का असली अधिकार। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं आता है। तो ट्विस्ट ये है कि 2015 के बाद से ये जो माइनिंग के अधिकार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव ऑक्शंस के जरिए ही दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? आसान भाषा में समझिए, ये एक खुली बोली है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो जीतेगा। इससे होता क्या है? एक तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, दूसरा देश को अपने रिसोर्सेज की सही कीमत मिलती है, और तीसरा करप्शन का कोई चांस ही नहीं बचता। ठीक है, तो माइनिंग का राइट मिल गया, नीलामी भी हो गई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि बस फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। नहीं, जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, माइनिंग का सीधा असर हमारी जमीन, पानी, हवा सब पर पड़ता है। और बस यहीं पर नियमों का एक और सेट पिक्चर में आता है, और यह है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे एक तरह का सेफ्टी शील्ड समझिए। मतलब, जमीन पर एक फावड़ा भी चलाने से पहले कंपनियों को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। ये पक्का करना होता है कि वो हवा या पानी को गंदा नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्हें माइनिंग पूरी होने के बाद उस जमीन को वापस ठीक करने का, यानी रिहैबिलिटेट करने का पूरा प्लान भी देना पड़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने अयस्क को जमीन से बाहर निकाल लिया है। अब कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। पहला सवाल, इस भारी भरकम मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाया कैसे जाए? और दूसरा, इसे ऐसे स्टील में कैसे बदला जाए जो सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि ग्रीन भी हो? लॉजिस्टिक्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पजल है, और यहीं पर एंट्री होती है पीएम गतिशक्ति योजना की। इसको आप ऐसे समझिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गूगल मैप्स का एक सुपर एडवांस्ड वर्जन है। ये 2100 से ज़्यादा स्टील यूनिट्स को जियो टैग करता है, ये पता लगाने के लिए कि अच्छा, कहाँ पर सड़कें कम हैं, कहाँ रेलवे लाइन चाहिए, कहाँ पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर करनी है, और फिर उन गैप्स को भरा जाता है। तो इसका अल्टीमेट गोल क्या है? एक सीमलेस, बिना रुकावट वाला फ्लो, खदान से फैक्ट्री और फैक्ट्री से पोर्ट तक। मतलब है कम डिले, कम कॉस्ट और ओवरऑल एक कहीं ज्यादा एफिशिएंट इंडस्ट्री। तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आता है क्लीन प्रोडक्शन का चैलेंज। इसके लिए 2023 में भारत ने शुरू की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, या सीसीटीएस। अब इसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। अगर आपकी फैक्ट्री साफ सुथरी है, मतलब एमिशन टारगेट से कम पोल्यूशन करती है, तो आप अपने बचे हुए कार्बन क्रेडिट्स बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप ज्यादा पोल्यूशन करते हैं तो आपको दूसरों से ये क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, पोल्यूशन को महंगा बनाओ और क्लीन टेक्नोलॉजी को फायदेमंद। तो ठीक है,
भारत ने एक तरह से अपना होमवर्क कर लिया है। स्टील अब ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और ज़्यादा साफ तरीके से बन रहा है। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जब ये स्टील ग्लोबल मार्केट में पहुंचता है तो उससे एक बिल्कुल नए और बहुत ताकतवर चैलेंज का सामना करना पड़ता है, और उसका नाम है कार्बन बॉर्डर। ये है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, शॉर्ट में CBEAM। अब ये है क्या? आसान भाषा में ये एक तरह का इंपोर्ट टैक्स है। लेकिन कैच ये है कि ये टैक्स इस बात पर नहीं लगता कि आप कितना सामान ला रहे हैं, बल्कि इस बात पर लगता है कि उस सामान को बनाने में कार्बन एमिशन कितना हुआ है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला कदम है, और ये पूरे गेम को बदल रहा है। देखिए, पहले क्या होता था? यूरोपियन यूनियन के अपने प्रोड्यूसर्स को फ्री कार्बन अलाउंस मिलते थे, मतलब उन्हें एक तरह की छूट थी। लेकिन अब CBAM आकर उस पूरे खेल के मैदान को बराबर कर रहा है। 2026 से भारत जैसे देशों से जो स्टील इंपोर्ट होगा, उसे भी ठीक वही कार्बन प्राइस चुकानी पड़ेगी जो यूरोप में बने स्टील पर लगती है। तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ सबसे सस्ता स्टील बनाना काफी नहीं होगा। अब यह भी साबित करना पड़ेगा कि आपका स्टील सबसे साफ तरीके से बना है। CBAM असल में भारतीय प्रोड्यूसर्स पर यह प्रेशर डाल रहा है कि अगर मार्केट में टिके रहना है तो अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा डीकार्बनाइज करो, यानी कार्बन फ्री बनाओ। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। माइनिंग के नियम, लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क, देश के अंदर कार्बन मार्केट और फिर ग्लोबल कार्बन टैक्स। ये सब अलग अलग पॉलिसीज नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। MMDR एक्ट एक क्लीन और ट्रांसपेरेंट शुरुआत देता है। गति शक्ति ये सुनिश्चित करता है कि कच्चा माल एफिशिएंटली फैक्ट्री तक पहुंचे। CCTS ये पक्का करता है कि प्रोडक्शन क्लीन हो। आप देख रहे हैं, हर एक पीस अगले पीस को सपोर्ट करता है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम मजबूत बनता है। ये वाकई में एक शानदार स्ट्रैटेजी है। भारत सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही ठीक नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद को आने वाले कल की ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी की मांगों के लिए भी तैयार कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही समय पर चेस और चेकर्स दोनों खेलना। आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बोर्ड पर एक साथ चाले चल रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, हम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ स्टील के बारे में नहीं है। ये एक पूरे देश के खुद को फिर से तैयार करने की कहानी है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भारत के लिए एक प्लान है, या फिर ये 21वीं सदी में एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनने का ब्लूप्रिंट है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।